नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना व सत्याग्रह हो रहा है। अन्ना हजारे, गोविंदाचारी, बीवी राजगोपाल, मेघा पाटकर आदि इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अपना मानना है कि इस सत्याग्रह के बहाने तमाम तरह के आंदोलनकारी, वामपंथी व भाजपा विरोधी पार्टियां ऐसा माहौल बनाएंगे जो आगे जन संघर्ष का रूप ले। मोदी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में केमिस्ट्री बनने के भी संकेत है। मोटे तौर पर भूमि अधिग्रहण का मुद्दा विरोधियों में एकजुटता बना रहा है। मोदी सरकार को किसान गरीब विरोधी करार दिया जा रहा है। ध्यान रहे, इसी सप्ताह आम बजट आना है। उससे पहले अन्ना हजारे से लेकर तमाम एनजीओ हवा बना रहे हैं कि यह सरकार अमीरों के लिए है। मतलब सिविल सोसाइटी और विरोधी पार्टियां संसद से सड़क तक आंदोलन की हवा बना रहे हैं। ये सब जनप्रियता या कि पॉपुलिस्ट मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। दिल्ली के चुनाव नतीजों से इनकी हिम्मत बंधी है। जंतर मंतर का माहौल पुराने 2012 के दिनों की याद दिला रहा है। सवाल है कि अन्ना हजारे या उनके साथी एनजीओ की जनता में अपील है या ये काठ की हांडी वाली दशा में है। अन्ना हजारे और उनके साथी तभी सफल हो सकते हैं जब जनता और खासकर नौजवानों का पहले जैसा समर्थन मिले। वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही हो सकता है, जबकि इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बजट सत्र के दौरान बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पार्टी सांसदों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनको एक भी विवादित बयान नहीं देना है। असल में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पिछले सत्र के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति और दूसरे नेताओं के दिए विवादित बयान याद थे, जिनकी वजह से संसद की कार्रवाई कई बार बाधित हुई थी और संसद से बाहर भी सरकार व पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हुआ था। लेकिन इस नसीहत के बावजूद कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। नायडू की इस नसीहत के समय तक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद शुरू हो चुका था। मदर टेरेसा पर दिए गए उनके बयान को लेकर संसद के भीतर और बाहर खूब विवाद हुआ। हालांकि नायडू ने उनके बयान से सरकार को अलग किया, पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और शिवसेना के संजय राउत ने भागवत का समर्थन करके विवाद और भड़काया। नायडू के नसीहत देने के कुछ ही देर बाद हरियाणा के एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घर वापसी का कार्यक्रम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक धर्मांतरण होगा तब तक घर वापसी भी होगी। उधर संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने नीति आयोग में अध्यक्ष पद पर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त करने के प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि विदेशी नागरिक को इस पद पर नहीं नियुक्त करना चाहिए। अगले हफ्ते बीएचपी की ओर से एक विराट हिंदू सम्मेलन होना है। उसमें होने वाली बयानबाजी को लेकर अभी से आशंका है। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता हैरान परेशान हैं। उनको अंदाजा ही नहीं था कि राहुल गांधी छुट्टी लेने वाले हैं और संसद के बजट सत्र में गैर हाजिर रहेंगे। ज्यादातर नेताओं को पता था कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे का आंदोलन खत्म होगा तो राहुल गांधी आंदोलन करेंगे, पर वो अचानक 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। असल में कांग्रेस के भीतर फैसले करने वाली टीम बदल गई है। राहुल गांधी के सलाहकार बदल गए हैं। वो कांग्रेस के पुराने नेताओं की सलाह पर फैसले नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दिग्विजय सिंह जैसे नेता को भी अंदाजा नहीं है कि राहुल ने इस समय छुट्टी पर जाने का फैसला क्यों किया। उन्होंने फैसले का बचाव किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसकी टाइमिंग और बेहतर हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल ने जानबूझकर ये समय चुना। वो चाहते थे कि उनका छुट्टी पर जाना खबर बने। अगर वो गर्मी की छुट्टियों में छुट्टी पर जाते तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो अपनी छुट्टी पर ध्यान दिलाना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि चुनाव हारने का उनके ऊपर कोई असर नहीं है और पार्टी के भीतर उनके खिलाफ चल रही गतिविधियों को भी वो तरजीह नहीं देते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के एक समूह से मुलाकात के दौरान कहा भी था कि वो अपने को बिल्कुल असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने छुट्टी के लिए ऐसा समय चुना जब इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती।
भारतीय जनता पार्टी के नेता भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का अजब गजब तर्कों से बचाव कर रहे हैं। हर जगह बहस पे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने इस कानून का विरोध किया था। पिछले साल जून में उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी की बुलाई बैठक में कथित तौर पर कांग्रेस के तब के कई मुख्यमंत्रियों ने इस कानून में संशोधन की जरूरत बताई थी। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की जरूरत को बताया था और कहा था कि इसकी वजह से विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। इन दोनों की सरकार को हटाकर दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी हैं। सवाल है कि जो नेता अपनी नीतियों के कारण चुनाव हारकर बाहर हो गए, उनकी बातों के आधार पर किसी फैसले का बचाव कैसे हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी के पास इसके सिवा कोई तर्क नहीं है। 2013 के कानून में सुमित्रा महाजन कमेटी की सिफारिशों को शामिल किया गया था और राजनाथ से लेकर सुषमा स्वराज तक कई नेताओं के साथ बैठक के बाद सहमति बनी थी और आम राय से कानून बना था। लेकिन अब इसे बदलना है और कोई ठोस कारण नहीं है, तो कांग्रेस के हारे हुए नेताओं के नाम का सहारा लिया जा रहा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाए गए नए बिल को लेकर हो रहे चौतरफा विवाद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इसमें ज्यादा बदलाव किया जाए। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर विपक्षी पार्टियां खुले दिमाग से इस बिल के बारे में बातचीत करने और सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार नहीं होती है तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें इस बिल पर चर्चा नहीं होगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों से दो टूक कह दिया है कि अगर विपक्षी सहयोग के लिए तैयार नहीं है तो सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सरकार के बनाए नए बिल के प्रावधानों में ज्यादा बदलाव के पक्ष में भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली से मुलाकात की और इस बिल को पास कराने के उपायों पर चर्चा की। एक अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया गया है और अगर संसद के इस सत्र में इसे नहीं पास कराया गया तो ये खत्म हो जाएगा। सभी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सरकार की कुछ सहयोगी पार्टियां और संघ से जुड़े संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बजाय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के मंत्री अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में एनसीपी नेता शरद पवार आज प्रधानमंत्री से मिले। भूमि कानून में संशोधन का विरोध कर रही शिवसेना के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय लिया है। सरकार की एक और सहयोगी पार्टी अकाली दल के नेताओं ने इस सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। बिहार में बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भूमि कानून में बदलाव पर आपत्ति की है। एक और वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो विपक्षी पार्टियों की राय लेंगे और सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सहमति वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अप्रैल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि अप्रैल में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन शिमला में होगा और उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी। पार्टी के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने इस बारे में पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस के सभी नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल की पार्टी की कमान संभालने के बाद कांग्रेस कार्य समिति में कई अहम बदलाव होंगे और कई पुराने नेताओं की छुट्टी हो गई है। बताया जा रहा है कि राहुल पिछले कुछ समय से पार्टी के कामकाज में पूरी छूट चाह रहे थे। अब सोनिया गांधी ने उन्हें यह छूट देने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बिना ही आज पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पहले राहुल गांधी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं। सो कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन को जमीन वापसी आंदोलन का नाम दिया है और कहा है कि 2013 के कानून में बदलाव करना गरीब विरोधी कदम है। आज के आंदोलन में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयराम रमेश, सुबोध कांत सहाय, राज बब्बर आदि ने हिस्सा लिया। जंतर मंतर पर पिछले 3 दिन से भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के खिलाफ देश भर के सामाजिक और किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के छुट्टी पर चले जाने को लेकर आज भी विवाद जारी रहा। कांग्रेस के एक नेता जगदीश शर्मा ने ट्विटर पर राहुल गांधी की एक फोटो डाली जिसमें उनको एक हिल रिजॉर्ट में दिखाया गया है। शर्मा ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने उत्तराखंड के पहाड़ों में जाते हैं, बैंकॉक नहीं। हालांकि इसके तुरंत बाद राहुल गांधी के ऑफिस ने इसका खंडन किया और कहा कि ट्विटर पर डाली गई फोटो 2008 में ली गई थी। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा कि उनको नहीं पता है कि राहुल गांधी कहां गए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव से पहले ही छुट्टी पर जाना चाहते थे। आज की रैली में उनके नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस रैली के पीछे की असली ताकत राहुल गांधी ही है और छुट्टी पर जाने से पहले ही उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 10% बढ़ाने में 14वें वित्तीय आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लेने के लिए मोदी की तारीफ करते हुए उनकी पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा है कि राज्यों को आर्थिक मामले में सशक्त बनाकर प्रधानमंत्री इतिहास रच रहे हैं। माधव ने उनको संघवाद का सच्चा समर्थक बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को देर रात एक बयान जारी करके कहा कि केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का फैसला करके प्रधानमंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठ गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिजली और पानी सस्ता करने के बारे में आज एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली वासियों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी और 400 यूनिट तक बिजली आधी दरों पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में बिजली की खपत 400 यूनिट से ज्यादा यानी अगर 401 भी होगी तो उन्हें पूरा बिल भरना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि बिजली के बिलों में इस कमी से 36 लाख परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त पानी दिए जाने की घोषणा का 18 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली वासियों को बिजली के दामों में 50% की छूट देंगे और पानी मुफ्त कर देंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संदेह नहीं है कि दिल्ली के चुनाव नतीजों ने एनजीओ सिविल सोसाइटी की हौसला बुलंदी की है। नरेंद्र मोदी विरोधी जितने भी तत्व हैं वे सब सरकार विरोधी माहौल का आह्वान कर रहे हैं। एक तरफ अन्ना हजारे हैं तो दूसरी ओर सीपीएम नेता प्रकाश कारात का आह्वान है कि सब एकजुट हो। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में आए हुए 1 साल नहीं हुए हैं। उनकी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और उससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के आंदोलनकारियों का जमावड़ा हो गया है। अन्ना हजारे से लेकर गोविंदाचार्य, मेधा पाटेकर, पीवी राजगोपाल और अरविंद केजरीवाल जैसे आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। यूपीए के राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें एक अंतर्निहित पहलू सरकार का कामकाज नहीं करना भी था। सरकार फैसले नहीं कर पा रही थी और नीतिगत लकवे का शिकार हो गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार फैसले करके फंसती दिख रही है। उसके फैसले को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बदलने का फैसला किया तो इसे लेकर संघ से जुड़े संगठन भी सक्रिय हो गए। संघ के पुराने विचारक आंदोलन पर उतरे हैं तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी कमर कसी है। अन्ना हजारे और किसान संगठनों के आंदोलन के समानांतर कांग्रेस ने आज आंदोलन किया तो दोनों बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने दिल्ली में किसानों के जत्थे का स्वागत किया और उनके आंदोलन में शामिल हुए। सीपीआई के अतुल कुमार अंजान और सीपीएम के हन्नान मुल्ला ने आंदोलन के मंच से मोदी सरकार के निर्णायक हार का ऐलान किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने भी अपने सांसदों को कमर कसने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बचाव की मुद्रा में नहीं आना है। सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 8 सांसदों की एक टीम बनाई है जो इस पर किसानों की राय लेगी। यानी एक तरफ सरकार अपने बिल पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी तो दूसरी ओर अन्ना हजारे और दूसरे किसान संगठनों के नेता देश भर में घूमकर माहौल बनाएंगे और तब फिर दिल्ली में टकराव का माहौल बनेगा। ये बस शुरुआत है, आगे भी जो फैसले होने हैं उन पर टकराव होगा। सरकार बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का बिल पास करवाएगी और इसे लेकर भी आंदोलन होगा। भले कांग्रेस खामोश
खामोश रहे, लेकिन देश भर के मजदूर संगठन इसका विरोध करने के लिए कमर कसे हुए हैं। बजट में सरकार अगर सुधार के कदम उठाती है तो उसका भी विरोध होना तय है, यानी आगे अब सरकार जो कुछ भी करेगी उसका विरोध होगा। दिल्ली में बीजेपी के बुरी तरह हारने से इन आंदोलनकारियों को ताकत मिली है, इसलिए बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि एक चुनावी जीत आंदोलनकारियों के हौसले पस्त कर देगी। तभी ये सवाल उठा है कि सरकार आंदोलन की जनभावना को समझकर फैसलों से पीछे हटे या उनकी परवाह किए बगैर अपनी तय लाइन पर आगे बढ़े। ये फैसला प्रधानमंत्री को करना होगा। वो फैसले करते हुए विरोध झेलते हैं और सकारात्मक नतीजे देते हैं। लोगों के अच्छे दिन आते हैं, चुनावी वादे पूरे होते हैं और उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो आंदोलन खत्म होंगे। अभी लग रहा है कि बीजेपी यही रास्ता चुन रही है। वो हार मानकर बैठने के बजाय टकराव लेकर फैसलों पर अमल के मूड में दिख रही है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम को पता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो और बुरा होगा, इसलिए फैसले भी होंगे और आंदोलन भी चलते रहेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अन्ना हजारे और एनजीओ के तेवरों पर चर्चा करेंगे। भारत में आंदोलन के हजार बहाने हैं। यदि सरकार मजबूत दो टूक जनादेश लिए हुए हो तो आंदोलन सिरे नहीं चढ़ते हैं। इसलिए आम चुनाव में भाजपा की छप्पर फाड़ जीत से स्थिरता और मजबूती का माहौल बना था। सरकार कई साहसी फैसले करती लगी थी। उन्हें रुकवाने के लिए अब पेशेवर आंदोलनकारी और एनजीओ एक्टिव हो रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल है। शंभू जी, जंतर मंतर के ऊपर अन्ना हजारे का पहुंचना और 2012 के आंदोलनकारियों का एक तरह से उनके कुछ प्रतिनिधियों का भी पहुंचना वहां, किस बात का प्रमाण है? क्या ये वापस पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति या जन आंदोलन वैसा खड़ा करने की कोशिश है या क्या है, क्या कुल मामला है? इस बार व्यास जी कौन लोग पहुंच रहे हैं? इस बार जो लोग पहुंच रहे हैं वो नहीं थे जो 2011 अथवा 12 में थे। इस बार अलग लोग हैं। दूसरे जो मेधा पाटकर वगैरह कह रहे हैं किसानों को लेकर के, तो अभी किसान खुद नहीं तय कर पा रहा है कि उसको किधर जाना चाहिए। वो मुआवजा चाहता है, वो अभी जमीन को लेकर के बहुत दुराग्रही नहीं है। दूसरे लास्ट ईयर जो यूपीए गवर्नमेंट पास कर गई थी बिल, उसमें कोई खास बदलाव किया नहीं जा रहा। उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं जो जमीन के एक्वायर को लेकर के बड़ा उपयोग को लेकर जो उपयोग के लेकर के जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर धारा 4 और धारा 6 को लेकर के, उसको थोड़ा ढीला किया जा रहा है। बाकी उसमें कोई खास नहीं है। जी, मतलब ये कि ऐसा ये मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर की सचमुच में जन आंदोलन वाली स्थिति बने। नहीं, अभी मुझे लगता है अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए इनका ये कहना है कि ये जो सत्याग्रह है ये सिर्फ चेतावनी के लिए कि भाई उनको ठीक करें, हमारी भावना को समझे सरकार। लेकिन ये उसमें क्या संशोधन चाहते हैं ये अभी मेधा पाटकर वगैरह ने क्लियर नहीं किया है। कौन कौन से आप बात हो गए अन्ना हजारे, लेकिन उसमें संशोधन क्या हो उनको अभी ये नहीं पता कि खासतौर पे इस जो एनसीआर का इलाका है यहां जमीन एक्वायर करने के लिए कानून अलग है, हरियाणा का अलग कानून है, वो सीधे बाजार दर पे खरीदता है, यूपी का अलग है। तो अभी क्लियर नहीं है कुछ भी। नहीं, देखिए उसमें अन्ना हजारे के ने अपनी तरफ से एक जिस तरह अरविंद केजरीवाल को बधाई दी या काले धन के मामले पे जो कहा या ये कि सरकार कुछ काम नहीं, अन्ना हजारे एक तरह से पुराने तेवर में आए। अन्ना हजारे की जो का जो मूड है वो क्या कुछ किधर जाता हुआ लगता है? अन्ना हजारे आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन उन्हें 2011 से लेकर 2012 में जिन लोगों ने आंदोलन को उठाया वो अब आंदोलन उनसे बाहर हैं। मैं उसमें एक पार्टी का नाम लेना चाहूंगा, बीजेपी के वर्कर लगे हुए थे जो अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए उस दूसरे केजरीवाल खुद सरकार में है, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि अब अन्ना आंदोलन उस तरह से हो पाएगा जैसा 2012 में। नाते ये कह सकते हैं कि अन्ना हजारे का मामला काठ की हांडी की तरह जो बार बार नहीं चढ़ा करती, जिसमें कुछ बनता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अन्ना हजारे का उनका आंदोलन जो है वो काट की हांडी हो गया। दूसरे एक बार जो उनका आंदोलन चला उसके बाद जो उसका हश्र लोगों ने खास तरफ देखा है, जैसे किरण बेदी अलग हो गई, जैसे केजरीवाल अलग हो गए और दोनों प्रतिद्वंदी हो गए, तो लगता है फिर कोई नया कुछ करने के लिए अन्ना हजारे आए हैं। ये ड्रामा ज्यादा लग रहा है बजाय इसके कुछ सीरियसली नहीं। लेकिन एक बात ये समझू जी कि अरविंद केजरीवाल भी हो या अन्ना हजारे भी हो, ये तमाम अब जन लोकपाल या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या ये वजह नहीं है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार पर इस मामले में एक भी दाग किसी तरह का नहीं है, इसलिए वो इशू बन ही नहीं सकता? अब वो इशू नहीं बन सकता है क्योंकि मध्य वर्ग इनके साथ, देखिए पहले जो अर्बन मिडिल क्लास था इनके साथ आ गया था, शहरी मध्य वर्ग, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे के कारण, भ्रष्टाचार जन लोकपाल के लेकर इशू इंपॉर्टेंट था। अब वैसा कोई इशू नहीं है। किसान खुद अभी क्लियर नहीं है। किसान को
जब पता तो चले। अच्छा, दूसरे किसान, मैंने तो एनसीआर में के गांव में जाके देखा है, किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है क्योंकि ये वो जमीन है जो उपजाऊ नहीं है, वो चाहता है बिक जाए, बस इसके मुआवजा कैसे फिक्स हो, इस पे लड़ाई है। नहीं, लेकिन इसके साथ में दूसरे मामले भी, जैसे अन्ना हजारे ने काले धन के मामले में कहा है कि सरकार ने वायदा किया था कि हम लौटा लेंगे, ये कर लेंगे। काले धन को लेकर कई तरफ से सुगबुगाहट बन रही है। अब आप पार्टी ने भी हो या गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो भी इस मुद्दे को हवा देती हुई लगती है। देखिए, और दूसरी एक और ये कि प्रकाश कारत या ये सब अब जन आंदोलन की बातें करने लगे। देखिए प्रकाश, जो खासतौर पर लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं वो तो जन आंदोलन को लेकर के बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे किसी मुद्दे को लेकर के इशू उठाया ही नहीं है। ये हश्र उनका चाहे बंगाल हो चाहे केरल हो, सब जगह दिखाई पड़ गया है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल सरकार में है, वो बार बार धरना देंगे तो उनकी भी इमेज खराब हो जाएगी। जो काला धन का मामला है, अभी उसको लेकर के सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को आई हुए कुल 8-9 महीने हुए हैं। उस नाते जनता तो कम से कम उनको वक्त देना चाहती है। जनता अभी वक्त देना चाहती है। अभी जैसे एक सर्वे हुआ कि मोदी को कितने लोग पसंद करते हैं, अभी 55% लोग पसंद करते हैं, ये सर्वे में आया है। इसलिए अभी चूंकि उनके खिलाफ असंतोष नहीं है, जो यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ 2011-12 में हुआ था, तब तक उनको लगभग 10 वर्ष होने को आ रहे थे। दूसरा शासन चल रहा था पहले की तुलना। पहले जब उनका शासन चला उसको जनता ने सराहा था, उसके बाद वो बड़े अच्छे बहुमत से आए, लेकिन सेकंड वो तो एक सेकंड में पूरा एक तरह से माहौल जो बना, उस माहौल की बदौलत जन आंदोलन पनपा। ऐसी कुछ माहौल वाली स्थिति नहीं है आज की तरह। खासतौर पर कॉमनवेल्थ वाला मामला था, 2G 3G घोटाले थे, कई तरह की बातें, लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो। लेकिन अर्बन मिडिल क्लास था, उसको लग रहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर के एक नीति मोदी इनको यूपीए गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, जो उन्होंने नहीं बनाई थी। लेकिन अभी एनडीए सरकार चूंकि किसी भी मामले में किसी घेरे में नहीं आ रही है, विवाद में है, ऐसा कोई है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन गैर भाजपाई पार्टियों में जिस तरह की एक एकजुटता बननी लग रही है और एक तरह से सारे वोटों का पोलराइजेशन जिस तरह अभी दिल्ली में हुआ नजर आया, उससे क्या नहीं लगता है कि इस मौके को, ये जो एक भले एनजीओ और जो जन आंदोलन करता है या जो लगातार किसी न किसी बहाने पे आंदोलन करने वाले, उन सब के पीछे राजनीतिक ताकतें भी आ खड़ी होगी? ये मुझे तो कई बार लगता है कि मोदी सरकार का फेल्योर है कि वो बहुत कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, खासतौर पे मीडिया भी नहीं मैनेज कर पा रहे। वो चीजों को जो उनके खिलाफ आंदोलन यानी लोगों का मूड बन रहा है उसको शांत नहीं कर पा रहे। मुझे कई बार लगता है वो अपनी पार्टी के लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे और बहुत सारी चीजें कई बार उनके खिलाफ। उसमें भी संघ परिवार के कई किसान संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो, ये भी अपनी तरफ से एक तरह से संतोष, अपनी पार्टी के जो खासतौर पे जमीनी लेवल पे जो उनके संगठन काम कर रहे हैं उनको नहीं मैनेज कर पा रहे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनके खिलाफ गुस्सा कर रही हैं, लेकिन अभी वो गुस्सा इतने लेवल पे नहीं आया है। वो देखिए गुस्सा अलग है, लेकिन एलिमेंट कई तरह के इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें एक वो अंतरधारा बन रही है, ये तो एक हकीकत बनती है। इस मामले में कई जगह लगता है कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट एक होते जा रहे हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उनके खिलाफ माहौल हो और कोई जन आंदोलन बन सके। जी, तो आपके अनुसार ये कवायद ले देकर कोई ज्यादा किसी सिरे पे नहीं चढ़ेगी और किसान वाला भी मामला, अध्यादेश का अंतिम हश्र क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बहुत टाइम लगेगा और जब तक ये अध्यादेश बहुत क्लियर नहीं होता है, जब तक उस पर कोई अमल एक भी जमीन एक्वायर नहीं कहेगी, अभी कुछ अमल नहीं हुआ, जब तक अमल नहीं होता है तब तक लोगों में संतोष नहीं पैदा होगा। जब तक असंतोष नहीं पैदा होगा तब तक कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं हो सकते। जी शंभू जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।